टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को समझने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जब कभी भी आप एनर्जी सेवर आप फिलिप्स कंपनी का लेते हैं तो आप जरा गौर से उसके ऊपर एक स्टेटमेंट देखा करें। उसके ऊपर आपको लिखा होगा कि ये एनर्जी सेवर कंपनी वालों ने लिखा होगा तकरीबन 4 साल चलेगा, और ब्रैकेट में एक खास बात उन्होंने साथ लिखी होगी कि ये वी आर एज्यूमिंग दैट यू आर यूजिंग इट 4 आवर डेली, यानी आप रोजाना 4 घंटे अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन ये 4 साल काम करेगा। इस बात को हम कहते हैं क्लेम। एक कंपनी दावा कर रही है कि ये 4 साल चलेगा। हो सकता है कि ये बात सही भी हो और हो सकता है कि ये बात गलत भी हो। हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो बात कर रहे कंपनी ये क्लेम सही है कि गलत? फिलहाल जो ये कंपनी बात कर रही है ये एक मफरूजा, एक हाइपोथेसिस है या एक एजम्पशन है। इसको हम फिर टेस्ट करते हैं सैंपल डेटा की मदद से कि आया ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। एक और मिसाल मैं आपको देता हूं। मिसाल के तौर पर अब नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान में इलेक्शन आ रहा है और जाहिर बात है हर एक पॉलिटिशियन बल्कि हर एक पार्टी एक दावा कर रही है कि नेक्स्ट इलेक्शन में हम क्लीन स्वीप कर देंगे। अब ये बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। इस बात को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक सैंपल लेंगे और पूरे पाकिस्तान से लोगों से कुछ मसलन 5,000 10,000 लोगों से पूछ लेंगे और उसकी बुनियाद पर हम उस क्लेम को वेरीफाई करेंगे कि आया जो वो पॉलिटिशियन या वो जो पार्टी बात कर रही है वो सही है कि गलत। तो इसके लिए जो प्रोसीजर इस्तेमाल होगा इसको हम कहते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का प्रोसीजर एग्जैक्ट इसके जो रूल्स बनाए गए हैं वो बिल्कुल ये जो जुडिशरी सिस्टम है हमारा अदालत का निजाम बिल्कुल इसके साथ मैच करते हैं। 6 स्टेप के जरिए हम इस प्रोसीजर को चेक करते हैं। स्टेप नंबर 1 या जो हमारा पहला स्टेप होता है इसमें वो हमारे पास होता है नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को सेट करना। पहले मैं आपको बता चुका हूं कि हाइपोथेसिस का लफ्जी मतलब वो क्लेम होता है जिसको भी टेस्ट करना बाकी है। वो गलत भी हो सकता है, वो ठीक भी हो सकता है। नल हाइपोथेसिस हम उस हाइपोथेसिस को कहते हैं जिसको हम आमतौर पर रिजेक्शन के लिए टेस्ट करना चाहते हैं कि आया कहीं ये गलत तो नहीं है। इसमें फिर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी होती हैं। हम कहते हैं एवरेज इज इक्वल टू 30 या ग्रेटर आर इक्वल टू 30 या लेस आर इक्वल टू 30। ये 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास होती हैं। इसके मुकाबले में जो एक दूसरी बात हम लेंगे उसको हम कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस, और ये अल्टरनेट वाली बात बिल्कुल इसके उलट होनी चाहिए, उसके साथ इसकी कोई ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। इक्वल टू के साथ फिर हम नॉट इक्वल टू लेते हैं, ग्रेटर आर इक्वल टू के साथ लेस देते हैं, लेस आर इक्वल टू के साथ फिर हम ग्रेटर लेंगे। एक खास बात आप इसमें याद रखें कि नल हाइपोथेसिस को आमतौर पर हम हमेशा इक्वल टू भी ले सकते हैं, यानी ये ग्रेटर और लेस वगैरह का आइडिया इसमें ना भी लगाएं तब भी कानूनन ठीक है। लेकिन चूंकि डिग्री लेवल पर स्टूडेंट इतने मैच्योर नहीं होते तो हम ये लेस या ग्रेटर वगैरह साथ जरूर लगाते हैं ताकि वो कोई टेंशन पैदा ना हो। लेकिन बहरहाल अगर बुक में या किसी जगह पर सिर्फ इक्वल टू भी आपने नल में तीनों में इस्तेमाल किया तो आप बिल्कुल आपका जवाब ठीक होता है। स्टेप नंबर 2 हमारे पास होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का प्रोसीजर बनाया गया है चूंकि वो सैंपल बेस्ड है तो उसमें एरर जरूर आएगी। ये एरर फिर कंट्रोल करना हमारे अपने हाथ में होता है। यानी हम कहते हैं अगर एरर कम आएगी तो जाहिर बात है आपको कास्ट इंक्रीज हो जाएगी, खर्चा आपका बढ़ जाएगा, आपको ज्यादा सैंपल साइज लेना होगा। और अगर आप कहते हैं खैर एरर ज्यादा आए तो कास्ट आपकी कम हो जाती है, यानी सैंपल आपको कम लेना पड़ता है। तो जो एरर आएगी उस एरर को हम कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आमतौर पर इसकी वैल्यू 5%, 1% या 10% होती है। अगर किसी सवाल में आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वगैरह नहीं दिया गया तो उसको फिर हम 5% ही लेते हैं। स्टेप नंबर 3 टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक वो फार्मूला है जिसकी बुनियाद पर हम जो एजम्पशन हमने ऊपर रखी है नल हाइपोथेसिस में जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं उस फार्मूले को हम कहते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक। आमतौर पर जो टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास होती है एक होती है Z काई स्क्वायर F T काई स्क्वायर चैप्टर 17 में आएगा, T चैप्टर नंबर 18, F 19 20 में आएगा, Z हमारे पास 16 चैप्टर में आएगा। इनके फार्मूले बहरहाल ये नीचे लिखे गए।
स्टेप नंबर 4 में फिर हम कंप्यूटेशन वगैरह करते हैं। ये कोई सादा बात है, इसमें हम फार्मूले में वैल्यू पुट करके उसको करते हैं, सॉल्व करेंगे। 5वां स्टेप हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, वो है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन क्या चीज है और किस चीज को देखकर हम क्रिटिकल रीजन बनाते हैं, तो उसके लिए एक खास बात आप याद रखें कि जब भी हम क्रिटिकल रीजन बनाना हुआ तो हम नल हाइपोथेसिस को नहीं देखेंगे बल्कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस को देखेंगे। अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे पास फिर 3 किस्म के हो सकते हैं। एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि वो हमारे पास ग्रेटर आ जाए इस तरह। तो ग्रेटर की सूरत में हमने जब ये देखें राइट साइड की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो राइट साइड पर हमने लेना होगा Z अल्फा, इसकी वैल्यू होगी। अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे पास लेस हुआ तो माइनस Z अल्फा, और अगर नॉट इक्वल टू हुआ तो हमने दोनों साइड पर इसको लेना होता है। और याद रखें, दोबारा मैं आपको बता रहा हूं कि क्रिटिकल रीजन अल्टरनेट हाइपोथेसिस को देखकर बनाया जाता है। आखिरी स्टेप में हम कंक्लूजन ड्रा करेंगे। अगर हमारी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू हुई जो स्टेप नंबर 4 में हमने कंप्यूट की है वो इसके दरमियान में किधर आ गई, तो हम कहेंगे हमारा नल हाइपोथेसिस ठीक है और उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। और अगर वो इधर ये डेंजर जोन, इसको मैं कह रहा हूं क्रिटिकल रीजन कहते हैं, अगर इस रीजन में आएगी वो वैल्यू तो फिर हम कहेंगे हमारा नल हाइपोथेसिस गलत है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे पास ठीक है।